नमो नमः संस्कृत मित्राणि। हम लोग को ज्ञात है कि हमें बहुत सारे अभी धातु संबंधी लकारों का ज्ञान करना है और आइए आज कुछ लकारों के विषय में ही बात करते हैं, क्योंकि एक सामान्य परिचय यथामति इंग्लिश वाला भी दिया गया है, वीडियो अपलोड की गई है, आप देख सकते हैं। और उसमें जो भी शंकाएं हों पूछिए। और आगे भी इसी से संबंधित अब संस्कृत में आते हैं। देखिए, संस्कृत में 10 लकार होते हैं। सबसे पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत में 10 लकार होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं और 3 धातुएं होती हैं। ठीक, 10 लकार सबसे पहले देखते हैं। लकार यानी काल, समय। तो 10 लकार कौन कौन से हैं, इसको हम कैसे याद नहीं करना है, हमें ऐसे समझ लेना है कि हमें कभी वही ना करना पड़े, याद ही ना करना पड़े। तो इसके लिए हम सबसे पहले ला और टा, क्या है, 2 शब्द लेते हैं, ला और टा। इसमें क्या करते हैं, ला और टा में आ, ई, उ, री, ए, ओ कितने हुए, 6। आ, ई, उ, री और ए, ओ, इसको जोड़ देंगे तो हमारे 6 लकार ज्ञात हो जाएंगे। जैसे ला और टा के बीच में आ जोड़ेंगे तो लट लकार हो जाएगा, ई जोड़ेंगे तो लिट लकार हो जाएगा, उ जोड़ेंगे तो लुट लकार हो जाएगा, और उ के बाद री जोड़ेंगे तो लिट लकार हो जाएगा, ए जोड़ेंगे तो लेट लकार हो जाएगा, और वो जोड़ेंगे तो लोट लकार हो जाएगा। अतः हमें बिना किसी अधिक परिश्रम के कितने लकार मिल गए, 6। कौन कौन से, लाट, लेट, लोट, लेट, लेट, लोट। ठीक, अब 4 लकार और बचे हैं। तो ल और ग, ल और गा में भी 4 जोड़ देंगे। कौन कौन से, आ, ई, उ और री। देखिए, ला में आ जोड़ेंगे लंग, ई जोड़ेंगे लिंग, उ जोड़ेंगे लुंग और री जोड़ेंगे तो रिंग। ठीक, तो अब हम गिनेंगे अगर, तो कितने 10 लकार देखिए हमारे हो गए। कौन सा, लट, लेट, लोट, लेट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, रिंग। कितने लकार हो गए, 10 लकार हो गए। ठीक, अब उसमें ही देखेंगे, लघु सिद्धांत खोल के आप बैठ के थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि उसी से अभी हम ये पढ़ा रहे हैं। सिर्फ भू और एद धातु को लघु सिद्धांत से पढ़ाएंगे, उसके बाद सिद्धांत कौमुदी अदादि प्रकरण से चलाएंगे। इसी प्रकार 10, जिस तरह 10 लकार होते हैं उसी तरह 10 गण होते हैं। भवादिगण, अदादिगण, चुरादिगण इत्यादि 10 गण होते हैं, जिनको आगे बताएंगे। अब इसके बाद ठीक, अब हमें धातु होती हैं, क्योंकि उन्हीं से लकार आते हैं। ठीक है, उन्हीं से प्रत्यय आते हैं। तो धातु 3 प्रकार की होती है, एक परस्मैपदी, दूसरी आत्मनेपदी, तीसरी उभयपदी। परस्मैपदी क्या होता है कि किसी कार्य को जब हम करते हैं और उसका फल जो लाभ है वह दूसरे को प्राप्त हो, तो उसको क्या कहते हैं, परस्मैपदी धातु कहते हैं। ठीक, ये समझे कि नहीं। और आत्मनेपदी धातु उसे कहते हैं कि जिस क्रिया को करने से या जिस कार्य को करने से स्वयं को लाभ हो, उसे क्या कहते हैं, आत्मनेपदी कहते हैं। ठीक है, और जिस क्रिया को करने से दूसरे को लाभ हो उसे क्या कहते हैं, परस्मैपदी। परस्मैपदी से देखो पता ही चल रहा है, परस्मै यानी दूसरे के लिए जो किया जाता है। हाँ, और उभयपदी दोनों में प्रयोग होती है, स्वयं के लिए भी और दूसरे के लिए भी। अब हम आते हैं, एक विधि सूत्र आएगा, बताएगा धातुओं से कब लकार आता है, उसका क्या अर्थ होता है, उससे जो प्रत्यय आते हैं उससे क्या अर्थ हो। जैसे हमने कह दिया, मान लीजिए लिखती, लिखता है, तो लेखने तो धातु है, लेकिन लिख कहने से भी तो लेखता है आ जाएगा। नहीं भैया, हमारे पास नियम है, अब पदम न प्रयुंजित, बिना पद के कोई भी शब्द हम प्रयोग ही नहीं कर सकते। अब उसको पद बनाने के लिए प्रत्यय लाना पड़ेगा। क्यों, पद किसे कहते हैं, सुप तिङंतम पदम। सुप और तिंग में जिसके होता है उसे क्या कहते हैं, पद। तो हमें पद बनाने के लिए तिंग लाना पड़ेगा, और वह तिंग धातु से किस अर्थ में आएगा यह ज्ञात करने के लिए हमें भगवान पाणिनि जी ने सूत्र दिया है, उसका थोड़ा सा
पढ़ते हैं क्या है उसमें। ये एक सूत्र आएगा 10 लकारों के बाद लह कर्मणि चा भावे चा कर्म केभ्यः, इसमें 2 अंश है। लह कर्मणि चा भावे चा अकर्म केभ्यः, कितने अंश हो गए? 2। लह कर्मणि चा भावे चा अकर्म केभ्यः, ठीक। और कर्तरी चा एक सूत्र है अष्टाध्याय में, उससे कर्तरी की क्या आ जाती है? अनुवृत्ति आ जाती है, ठीक। अब जब कर्तरी की अनुवृत्ति आ जाएगी तो पहले दूसरे वाले का अर्थ देखते हैं क्या होता है। दूसरे वाले का अर्थ हो जाएगा लह भावे कर्तरी चा अकर्म केभ्यः स्यात्। लह भावे कर्तरी चा अकर्म केभ्यः स्यात्, यानी अकर्मक धातु से लकार भाव और कर्ता अर्थ में होता है। यानी ये जो 10 लकार हैं, ये 10 लकार अकर्मक धातु से भाव और कर्ता अर्थ में होंगे। पहले पद का अर्थ निकल गया, ठीक है। वही देखिए जो वृत्ति दिया है लास्ट में वही लिखा है, अकर्म केभ्यः भावे कर्तरी च। वृत्ति का यही अर्थ है जो सूत्र से हम निकाल रहे हैं। पहले वाले का फिर एक दूसरा जो है लह कर्मणि कर्तरी च स्या। अब ये बताइए धातु तो 3 होती हैं, मुख्यतः सकर्मक अकर्मक ही हो गई। जब अकर्मक धातु से भाव और कर्ता अर्थ में प्रत्यय आ गया तो चकार यहाँ भी है, लह कर्मणि च, तो चकारात कर्तरी की अनुवृत्ति यहाँ भी आएगी। अतः यहाँ पर भी क्या हो गया? लह कर्मणि कर्तरी च सकर्म केभ्यः स्यात्, समझे? सकर्म केभ्यः स्यात्, यानी सकर्मक धातु से लकार कर्म और कर्ता अर्थ में आते हैं, कर्म और कर्ता में आते हैं। लह कर्मणि कर्तरी च, ये एक पद था, आपने देखा। इसका अर्थ वही वृत्ति में लिखा है, वृत्ति देख लीजिए, जो अभी सूत्र से निकाले वही वृत्ति। लकाराः सकर्म केभ्यः कर्मणि कर्तरी च स्युः। लकार सकर्मक धातु से कर्म और कर्ता में होते हैं। अकर्म केभ्यः भावे कर्तरी च, अकर्मक धातु से भाव और कर्ता अर्थ में होते हैं, ठीक है भैया। अब मान लो हमें क्या लाना है? भू धातु एक ठो ले लेते हैं। क्या लेते हैं? भू धातु। अब भू धातु से हमें पता चल गया इस अर्थ में लकार आएंगे। लकार कितने हैं हमारे पास? 10। हालांकि 11 होते हैं। जो लिंग लकार है उसमें 2 होते हैं, एक आशीर्वाद, एक विधि लिंग। तो अब वो लिंग में ही समाहित है, इसलिए सामान्यतः 10 बोल देते हैं। इसको ज्ञात किए रहिएगा आप लोग। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? भू धातु से हमारे कितने? ये 10 लकार आने लगे। अब बड़ी समस्या होगा तो कोई एक ही, 10 के 10 थोड़ी ना हो जाएंगे एक चीज़ से। तुम्हें 10 ठो रसगुल्ला दिया जाए तो तुम 10 के 10 थोड़ी ना खा जाओगे। बड़े बड़े हों, छोटे छोटे होंगे तो मार जाओगे दबा के, लेकिन बड़े बड़े अगर रसगुल्ला दिए जाए तो कुछ ही खाओगे। तो यहाँ पर भी कह रहे भैया कि 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 के 10 एक साथ कैसे आ जाएंगे? यह जिज्ञासा हुई जब तो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कब कब किन किन अर्थों में होगा? क्योंकि 10 लकार अलग अलग काल में होते हैं, 10 काल निर्धारित किए गए हैं संस्कृत में, ठीक। तो अब सबसे पहले वर्तमान काल को देखते हैं। तो एक सूत्र आएगा वर्तमाने लट। सूत्र का अर्थ जैसे वर्तमान सप्तमी ही, वर्तमान में लट स्यात्, लट लकार होता है। वर्तमान काल में कौन सा लकार होता है? लट लकार होता है। कैसा वर्तमान काल? तो कहते हैं जैसे भू धातु है तो इसकी वृत्ति में ही लिखा है वर्तमान क्रियावृत्तेर धातो लट स्यात्। वर्तमान क्रियावृत्तेर, जो क्रिया कर रहे हैं वर्तमान में स्थित हो, तो वर्तमान काल क्रिया करना हो तो क्या होता है? लट लकार आता है। कौन सा लकार आता है भैया? लट लकार आता है। तो स्थिति क्या बन जाती है हमारी? भू लट, भू अधिक लट, प्लस का चिन्ह। अधिक का मतलब क्या समझना है? प्लस का चिन्ह। तो भू अधिक लट, जब भू अधिक लट हो गए भू अधिक लट, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा? भू लट आ गया। अब यहाँ टकार की इस संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, और लकार उत्तरवर्ती आकार की क्या हो जाती है? उपदेश जनुनासिक से। तो यहाँ ला भी क्योंकि उपदेश है तो शंका होती है कि भैया लकार की भी संज्ञा होना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, उच्चारण सामर्थ्या लस्य न इत्वम। उच्चारण सामर्थ्य से लकार की संज्ञा नहीं होगी। अगर आप इस संज्ञा ही कर देंगे तो फिर बचेगा क्या?
कहते हैं ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। तो अब क्या होगा, भू लट आ गया, हमें बनाना है भवती। तो अब भू धातु से लकार के स्थान में प्रत्यय आएंगे, क्योंकि पद बनाना है, प्रयोग करना है हमें। तो प्रत्यय कितने आएंगे, तिंग प्रत्यय 18 होते हैं। कौन कौन से, तिप तस छी सिप थस था मिप वस मस ता तान झा थास थाम द्वा इड वहिंग महिंग। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। अब हमने बताया था 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं। ठीक, तो ये आगे बताएंगे कैसे 3 पुरुष हो गए, कैसे 3 वचन हो गए। अभी देखिए, अब ये जो अष्टादश प्रत्यय होते हैं, लह लकार की अनुवृत्ति इसमें आती है, तो अर्थ हो जाता है एते अष्टादश लादेशाः स्युः। लाह में जो षष्ठी स्थान षष्ठी है, तो यहाँ पर अर्थ हो जाता है लकार स्थाने, लकार के स्थान में अष्टादश प्रत्यय होते हैं। फिर समस्या आ गई, अरे राम रे राम, अभी आप 10 का खंडन करके आए, अब तो 18 और ला दिए, 8 तो और लगा दिए बीच में, कहने लगे कोई। कहते हैं नहीं भैया, इसका भी व्यवधान है, रुको परेशान मत हो, अभी इसको हम एक ही लाएंगे, देखते जाओ तुम, बस सुनते रहो आराम से और लिखते रहो। कैसे, तो तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस ता आतान झ थास आथाम ध्वम इट वहिंग महिंग, ये प्रत्यय हैं 18। ठीक, अब ये 18 प्रत्यय हैं हमारे, ये किसके स्थान में प्राप्त हो गए, लट के स्थान में, लकार के स्थान में 18 प्रत्यय आने लगे। अब 18 तो होंगे ही नहीं, तो अब एक सूत्र आएगा, लह परस्मैपदे पदम। कौन सा सूत्र है, लह परस्मैपदम। ये कहता है लकार लादेशः परस्मैपद संज्ञा स्युः। लकार के स्थान पे जो आदेश होता है उसकी क्या, कौन सी संज्ञा होती है, परस्मैपद संज्ञा, यानी परस्मैपद नाम होता है। क्या होता है, तो इन 18 प्रत्ययों का क्या नाम हो गया भैया, परस्मैपद नाम हो गया। जब 18 की परस्मैपद संज्ञा कर दिया तो कहेगा कि आत्मनेपद भी तो धातु होती हैं, आपने तो सबको कर दिया परस्मैपद। कहेगा रुको रुको रुको, दूसरा भी आ जाएगा, तंगानावात्मनेपदम। कौन सा आ जाएगा, तंगानावात्मनेपदम। कहेगा रुको, तंग में आने वाले प्रत्यय आत्मनेपद संज्ञक होते हैं। तंग कहाँ से कहाँ तक बनेगा, प्रत्याहार बनता है, ता आताम झा है ना, तो वहाँ से लेकर महिंग के गकार कर। तो ये और सानच कानच एक प्रत्यय होते हैं दो, कौन से, सानच कानक कानच, उनकी भी क्या होती है, आत्मनेपद संज्ञा होती है। तंग प्रत्याहार यानी ता आताम झा थास अथाम ध्वम इट वहिंग महिंग सानच कानच की क्या होती है, आत्मनेपद संज्ञा होती है। ठीक, और आगे लघु सिद्धांत में ही आपके लिए पूर्व संज्ञापवादः, यानी लह परस्मैपदम का ये क्या है, अपवाद है। लह परस्मैपदम ने तो सबकी परस्मैपद संज्ञा कर दी, लेकिन इसने ये आगे कह रहा है कि नहीं, इतने की क्या होगी, आत्मनेपद संज्ञा होगी। अब यहाँ पर ये थोड़ा बता देंगे कि आत्मनेपद संज्ञा किससे आते हैं। ठीक, किससे प्रत्यय आते हैं, तो ये थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। कुछ धातुएं बता रहे हैं कि ऐसी धातु है तो उनसे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे। अनुदात्त गित आत्मनेपदम, क्या, अनुदात्त गित आत्मनेपदम। अनुदात्त इत हो, गकार इत हो किसी भी धातु का, तो उस धातु से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आते हैं। इसका इतना ही अर्थ समझिए, बहुत नॉर्मल सा, विस्तार से बाद में पढ़ा जाएगा। अनुदात्त इत संज्ञक हो, गीत इत संज्ञक हो, ऐसी धातु से आत्मनेपद प्रत्यय आते हैं, आत्मनेपद संज्ञक ताताम झ आते हैं। और भी हैं, अभी कौन कौन से, स्वरित इतः कर्तृ अभिप्राय क्रिया भले, कहता स्वरित इत संज्ञक हो जिसका, और ञकार इत संज्ञक हो जिसका, ऐसे भी ऐसी धातुओं से भी क्या आता है, आत्मनेपद आता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया कि ये हो और इसके साथ साथ ऐसी धातुओं का जो फल है, जो कार्य करने पे फल की प्राप्ति होगी, वह कर्ता को, करने वाले को प्राप्त हो तो ही ऐसी धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय आएंगे। अब ये 9 का बता दिया किन से आएंगे, तो फिर कह दिया शेषात् कर्तरी परस्मैपदम। क्या कह दिया, शेषात् कर्तरी परस्मैपदम। इन 9 के बारा से जो छूट गए हैं 9 कौन, आत्मनेपद संज्ञक जो प्रत्यय हैं, उनसे
जो बचे हुए हैं वो किससे आते हैं? परस्मैई पद से आते हैं। तो वही नीचे वृत्ति में दिखा, शेषात् कर्तरि परस्मैई पदम सूत्र की वृत्ति, आत्मनेपदहीनात् निमित्तहीनात्, आत्मनेपद निमित्तहीनात्, आत्मनेपद निमित्तक जो प्रत्यय उनसे शेष जो प्रत्यय हैं वो प्रत्यय धातु से कर्तार्थ में परस्मैई पद संज्ञक होते हैं। ये समझ गए? ठीक है भैया। तो अब देखो कितने हो गए? 18 में से परस्मैई पद संज्ञक आ गए। अब हमें यहाँ पर भू धातु से परस्मैई पद संज्ञक लाना है, क्योंकि न ये गीत है, न ईत है, न स्वरित है, न ईत है, अर्थात यहाँ पर क्या आएंगे? परस्मैई पद संज्ञक आएंगे। अब भी समस्या है। क्या है? अब भी एक समस्या है कि लकार के स्थान में ठीक है आपने 18 तो नहीं कर रहे आप, लेकिन 9 तो हो ही रहे हैं। तिप तज्झी सिप थस्था मिप वस मस, कितने हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं। अब इन 9 का क्या करेंगे? क्या 9 के 9 होंगे? कहेंगे नहीं भैया। अब देखिए, ये हम बताए थे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञाएं होती हैं ये संस्कृत में। तो अभी हम ये 18 प्रत्ययों की ही सभी संज्ञा करेंगे। तो एक सूत्र आएगा, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा। तिंगस, तिंग का अर्थ है तिप तज्झी के तिंग से लेकर महिंग के गकार तक, बीच में जितने भी आ जाते हैं सब। तो तिंग उभयोः पदयोः त्रयस्त्रिकाः, तिंग उभयोः पदयोः त्रयस्त्रिकाः। ठीक। तिंग उभयोः पदे का मतलब है आत्मनेपद और परस्मैई पद दोनों में त्रयस्त्रिका, 3 की त्रिक की, जैसे तिप तज्झी सिप थस्धा मिप वस मस, ये 3 का 3 त्रिक बनेगा। इसी तरह आत्मनेपद में भी बनेगा, ता आताम झा था साथाम ध्वम इट वहिंग महिंग, इसमें भी क्या बनेगा? 3 का बनेगा। इनकी क्या होगी? क्रम से क्या होती है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। क्या होती है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। तो तिप तज्झी की क्या हो गई? प्रथम पुरुष संज्ञा हो गई। सिप थस्था की क्या हो गई? मध्यम पुरुष हो गई। मिप वसमा की कौन सी संज्ञा हो गई? उत्तम पुरुष हो गई। ता आताम झा की क्या हो गई? प्रथम पुरुष हो गई। थास आथाम ध्वम की क्या हो गई? मध्यम पुरुष हो गई। और इट वहिंग महिंग की क्या हो गई? उत्तम पुरुष हो गई। ये समझ गए? 3 पुरुष कैसे आ गए? पूछे 3 पुरुष कैसे आ जाते हैं, तो आपको तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा है सूत्र तुरंत आ जाना चाहिए स्मरण में। ठीक। तो अब 3 की हो गई। अब ये 3 हो गए तो कैसे भैया? अब अभी तो हमें ये कुछ पता ही नहीं है कि अभी तो 9 के 9 ही प्राप्त हैं। तो कहते देखो अभी 3 आप किए ना, इनकी अभी और एक चीज़ करो। क्या? वचन करो, वचन संज्ञा करो, वचन भी नाम रखो। तो एक सूत्र आएगा, तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनान्नेक सह। क्या आएगा? तान्नेक वचन बहुवचन, तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनान्नेक सह। तानी क्या है? सर्वनाम है। तानी कौन? जिनको अभी हमने मध्यम पुरुष संज्ञा की है उनको लेना, बुद्धिस्त परामर्शी होता है। सर्वनाम हमेशा बुद्धिस्त या पूर्व का परामर्शी होता है। ठीक है। तो अभी देखिए संख्या 102 संख्या है इस सूत्र की, 1 से 1 उसका है, तो पूर्व का परामर्शी हो गया। पूर्व में हमने मध्यम पुरुष संज्ञा की है, तो इसलिए क्या हो गया? तानी लब्ध, तानी लब्ध प्रथमादि संज्ञानी, जो लब्ध पीछे प्राप्त हुई हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञाएं, उन ठीक है उस तिंग के जो 3 के आप तिक बनाए हैं, त्रिक 3 का बनाए हैं ना, उन त्रिकों के प्रत्येक की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। समझ गए? कि प्रत्येक की क्या होती है? एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। ये समझे? और तो यहाँ तक समझते हैं। ठीक है, आज हमें लग रहा है वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, तो ठीक है दूसरा वीडियो बनाएंगे। आज ही बना देंगे, अपलोड करने में समस्या होती है। आप लोग एकदम से जैसे मैं बोला हूँ सूत्र का अर्थ ज़रूर लिख के रहें, कुछ याद रहे ना रहे, सूत्र का अर्थ लिख के रहना। और 10 लकार पढ़ना, जितना जल्दी पढ़ोगे, नहीं विषय में बहुत गड़बड़ा जाओगे। तुम लोगों से करबद्ध निवेदन है कि लिख कर कापी में रखना। कष्ट है मुझे, अभी दर्द भी हो रहा है, फिर भी मैं बना रहा हूँ बेटा। अगर तुम्हें दोबारा फिर से पढ़ाना पड़े ऐसे करके तो फिर बहुत कष्टदायक है, इस दर्द से भी ज़्यादा कष्टदायक है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें लिख के अपना रखना चाहिए। नहीं समझ में आएगा तुरंत हमसे पूछना, कॉल करना। ठीक है?
तो अभी करो, आगे फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, नमो नमः।